हमारा अगला चैप्टर है वो है एडवर्ब्स। तो आइए एडवर्ब्स की शुरुआत करते हैं। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। मतलब एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब का विशेषता बताता है। जैसे ही रन्स फास्ट, दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तो तेज़ी से दौड़ता है। तो ये जो फास्ट है वो रन्स की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। ही स्पीक्स क्लियरली, बोलता है। कैसे बोलता है? तो क्लियरली बोलता है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा इसका यूज होता है, ये क्या करता है? किसी विशेषण, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। जैसे यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम सही हो। कैसे सही हो? तो बिल्कुल सही हो। सी इज़ वेरी गुड गर्ल, अच्छी गर्ल है। कैसी अच्छी गर्ल है? तो बहुत अच्छी गर्ल है। तो यहाँ पर क्या है? गुड तो एडजेक्टिव है, इसकी भी विशेषता बता रहा है वेरी, मतलब एडवर्ब। और किसी एडवर्ब की भी विशेषता बताने का काम करता है। एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे सी राइट्स वेरी केयरफुली, केयरफुली क्या है? एडवर्ब है और इसकी भी विशेषता बता रहा है। वेरी क्या है? वेरी जो है केयरफुली का भी विशेषता बता रहा है। यू कैन रन वेरी फास्ट, फास्ट क्या है? एडवर्ब है और एडवर्ब की विशेषता वेरी क्या कर रहा है? एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है। तो ये जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। किसी प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। जो हमारा ये एडवर्ब होता है वो हमारा क्या है? वो किसी किसी प्रीपोजिशन की भी विशेषता बता रहा है। जैसे द वर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, ओवर ऊपर, ऊपर मतलब क्या? कितने ऊपर? तो एग्जैक्टली ओवर। तो ये क्या कर रहा है? एग्जैक्टली जो है ना वो क्वालिफाई कर रहा है। किसको? ओवर को क्वालिफाई कर रहा है। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। किसी कंजक्शन की विशेषता बताने का भी काम एडवर्ब करता है। जैसे जैसे ही लाइक्ड हर सिंपली बिकॉज सी हैड रिफ्यूज टू मैरी हिम। यहाँ पर बिकॉज जो है ये क्या है? कंजक्शन है। तो एडवर्ब क्या कर रहा है? उस सिंपली जो है एडवर्ब है और सिंपली क्या कर रहा है? बिकॉज को यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, इस सब के विशेषता बताने के लिए आता है। अब हम आगे देखते हैं। किसी वाक्य के विशेषता, एडवर्ब जो होता है वाक्य की भी विशेषता भी बताने का काम करता है। ऐसे फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी। तो ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस की विशेषता क्या बताया जा रहा है? फॉर्चुनेटली से ये बताया जा रहा है। तो ये फॉर्चुनेटली क्या है? एडवर्ब है और ये सेंटेंस की विशेषता बताने का काम कर रहा है। सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव्स करते हैं, किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो यहाँ तक किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं। तो ये जो होता है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम भी करते हैं कुछ एडवर्ब। ये एडवर्ब है वनली, वनली है, इवन है, एट लीस्ट है, एट मोस्ट, ऑलमोस्ट है। ये सभी जो है ना वो जो है ना नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। जैसे वनली हरी हैज़ पास्ट। तो हरी, हरी जो है ना ये नाउन है। नाउन से पहले क्या है? ये एडवर्ब का यूज किया गया। वनली जो है एडवर्ब है। वनली को यहाँ पर हमें एडजेक्टिव से कंफ्यूज नहीं होना है, ये एडवर्ब है। तो वनली, वनली हैरी हैज़ पास्ट, केवल हरी सफल हुआ। वनली दे कैन सेव यू, केवल वे लोग तुम्हें बचा सकते हैं। तो वनली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताने का काम कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स को हम तीन प्रकार से बांटते हैं। एक है सिंपल एडवर्ब्स, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स को देखते हैं। तो सिंपल एडवर्ब्स में आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय को दिखाने वाला एडवर्ब है। जैसे टुडे, यस्टरडे, द लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, एट, प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, लेट, लेटली, रिसेंटली। ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब्स वेन, हाउ, लॉन्ग, वेन इत्यादि। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हेयर, देयर, इन, आउट, अवे, इंडोर्स, इंडोर, आउटडोर, फार, नियर। ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस के इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब्स जैसे कि वेयर, वेयर, फ्रॉम, वेयर। ये सब एडवर्ब ऑफ नंबर, वंस, ट्वाइस, थ्री, थ्राइस। ये सभी एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, स्कार्सली, रेयरली। ये सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी के इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब्स जैसे कि हाउ मेनी, मेनी टाइम्स। ये सब एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। ये सब के सब ना हम, ये सभी के सभी जो है वो सिंपल एडवर्ब्स ही हैं। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, जैसे एडवर्ब ऑफ क्वालिटी में हमारा आ गया, सॉरी, एडवर्ब ऑफ
क्वांटिटी, रेंज और एक्सटेंट, जैसे टू, वेरी, मच, क्वाइट, इनफ, सफिशिएंटली, कंप्लीटली, होली, पार्शियली, फेयरली, रैदर, फार, etc। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब्स हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, ये सभी। फिर आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट, जैसे दस, सो, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, पास्ट, ये सभी हो गए। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब, जैसे कि हाउ, इन, व्हाट, बे, ये सब। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जैसे यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, नॉट, नॉट, etc। अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स को देखते हैं जिन पर आधारित प्रॉब्लम अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे टू पर आधारित प्रॉब्लम अक्सर पूछे जाते हैं। टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड। इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू बिग, टू फैट, टू डल, etc। अतः टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज्ड, टू हेल्दी कहना गलत होगा, क्योंकि टू के बाद क्या आना चाहिए, टू के बाद जो आना चाहिए अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आना चाहिए। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू का अर्थ होता है मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना होना नहीं चाहिए। तो आई एम टू ग्लैड टू मीट यू का अर्थ क्या हुआ, मैं इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि मिलके हम तो खुश ही होते हैं ना। तो क्या होगा, इसका शुद्ध, इसका जो इस सेंटेंस को हम ऐसे बदलेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मतलब ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही होगा इसका, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। उसी प्रकार से देखते हैं टू पर आधारित प्रश्नों में टू के बाद अर्थ के अनुसार प्रेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग भी हो सकता है। हाँ, अगर सिंगल टू है तो इसके बाद हम ना प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर टू है तो इसके साथ हम प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये विशेषता बताने का वाले का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, वह इतना इंटेलिजेंट है कि उसे कोई चीट नहीं कर सकता। न यहाँ दिए गए वाक्य में सो दैट में नहीं बदला जा सकता है, टू प्लस ग्लैड नहीं हो सकता। अच्छा, मच टू प्लस अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, मच टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जैसे मच टू पेनफुल, मच टू केयरलेस, मच टू विक्ड। टू मच प्लस नाउन का प्रयोग है, ये भी याद रखना है कि मच टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, टू मच के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे टू मच पेन, टू मच केयरलेसनेस, टू मच इन अनसर्टेनिटी। मतलब टू मच है ना तो उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, और मच टू है तो उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। किंतु मच टू के बाद नाउन तथा टू मच के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे अब यहाँ पर हमें देखना है, हीज फेलर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, हीज फेलर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, नहीं, हीज फेलर इज मच टू पेनफुल होगा, मच टू पेनफुल होगा, क्योंकि पेनफुल जो यहाँ पर है वो एडजेक्टिव के रूप में है, पेनफुल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के रूप में क्या यूज करते हैं, मच टू। क्या हो जाएगा, पहले मच आएगा तब टू आएगा। हीज वाइफ्स रड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। अब पेन क्या है, यहाँ पर पेन नाउन के रूप में आया है, तो यहाँ मच टू के जगह पर क्या होगा, टू मच हो जाएगा, टू मच पेन हो जाएगा। तो बस एक सेंटेंस, एक ना बस फ्रेज याद रखिए, टू मच पेन और मच टू पेनफुल, मच टू पेनफुल। इस वाक्य में पार्ट में हो गया ये। नॉन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, नॉन टू का मतलब क्या होता है, नॉट वेरी। इसका प्रयोग प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे दिस इससे इज़ नॉन टू गुड, मतलब ये जो इससे है ना नॉन टू गुड, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड का हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, नॉन टू के साथ। यह निबंध बहुत अच्छा नहीं है, दिस निबंध इज नॉट वेरी गुड, दिस एस्से इज नॉट टू बैड, मतलब यह निबंध बहुत खराब नहीं है, मतलब यह निबंध थोड़ा अच्छा है, दिस निबंध इज नॉट वेरी बैड। अब अगला जो होता है वनली टू का प्रयोग वेरी के अर्थ में करते हैं। इसका प्रयोग प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे आई एम ओनली टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। इसका मतलब हो गया आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर।
योर परफॉर्मेंस इज़ ओनली टू बैड, मतलब योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी बैड। तो ओनली टू का मतलब हो गया वेरी हो गया, ओनली टू का मतलब क्या हो गया, वेरी हो गया। वेरी का प्रयोग प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, जैसे सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। सी इज़ वेरी अगली, वो बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर जो अगली हो गया अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, जबकि ब्यूटीफुल प्लीजेंट एडजेक्टिव है। तो दोनों के साथ हम ना वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। वेरी तथा मच के प्रयोग में अंतर एवं समानता देखते हैं। तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे वेरी वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे मच बेटर, मच वाइज, मच लकियर, मच मोर ऑनेस्ट। वेरी वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, क्या होता है, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकियर। वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, किंतु द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, जबकि मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। बहुत कन्फ्यूजिंग है ये, क्या होता है कि द वेरी प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन मच के केस में मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे द वेरी बेस्ट बॉय, द वेरी बेस्ट बॉय, लेकिन मच द बेस्ट बॉय होगा, मच द बेस्ट बॉय होगा। यहाँ पर याद रखना है कि द वेरी बेस्ट बॉय होगा और यहाँ पर मच द बेस्ट बॉय होगा। हम आगे देखते हैं। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी परप्लेक्सिंग, वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरटेनिंग। किंतु मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है, जैसे मच अमेज्ड, मच ग्रीव्ड, मच सरप्राइज्ड, मच एडमायर। तो ये तो सही है कि वेरी के बाद हम आईएनजी के साथ जाएंगे और मच के बाद हम ईडी वाले के साथ जाएंगे। मतलब ये मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल होता है, जबकि वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब हम देखते हैं वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है, किंतु निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल्स के पहले वेरी का प्रयोग हो सकता है। मतलब वेरी का प्रयोग जनरली क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है, लेकिन कुछ पास्ट पार्टिसिपल ऐसे हैं जिसके पहले वेरी का प्रयोग हो सकता है, जैसे वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड। ध्यान है कि प्लीज्ड के पहले वेरी का प्रयोग होता है, यानी प्लीज्ड का अर्थ ग्लैड, हैप्पी हो, किंतु प्लीज्ड के पहले मच का प्रयोग होता है यदि प्लीज्ड का अर्थ सेटिस्फाइड से हो। जैसे हाँ, अगर प्लीज्ड का मतलब अगर खुशी से रिलेटेड हो ना, तो वहाँ पर हम वेरी का यूज करेंगे, लेकिन अगर प्लीज्ड का मतलब प्लीज्ड का मतलब सेटिस्फाई से हो तो वहाँ मच का प्रयोग है, जैसे आई वॉज वेरी प्लीज टू हियर दिस। यहाँ पर का मतलब हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इसे सुनकर, लेकिन आई वॉज मच प्लीज्ड विथ हर लेटर, मैं उसके लेटर से बहुत संतुष्ट है, इसका मतलब होगा। क्वाइट का अर्थ होता है परफेक्ट, कम्प्लीटली, मतलब पूर्णतः पूर्ण रूपेण से, और इसका प्रयोग वेरी के जगह नहीं होता है। क्वाइट का प्रयोग क्या है, क्वाइट का जो मतलब होता है परफेक्टली या कम्प्लीटली, मतलब पूर्णतः या पूर्ण रूप से, और इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता है, जैसे सी इज़ क्वाइट लवली। सी इज़ क्वाइट लवली का मतलब हो गया वो पूर्ण रूप से लवली है, मतलब पूर्ण रूप से वो क्या है, सुंदर है वो। जबकि यू आर क्वाइट हैंडसम, ये कहना बिल्कुल क्या है, ये आदि कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है ना कि क्वाइट का मतलब होता है परफेक्टली या कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह से। तो जैसे सी इज़ क्वाइट लवली, यू आर क्वाइट हैंडसम कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कह सकते ना कि कौन परफेक्ट होगा। मतलब वो लवली अगर सुंदर है तो वो हम उस लेवल को नहीं जानते कि जिस लेवल पर हम उसे कह सकते हैं कि ये क्वाइट परफेक्ट है, मतलब ये क्वाइट लवली या क्वाइट हैंडसम है, ये कहना गलत होगा। इसके जगह पर हम वेरी का यूज करेंगे, सी इज़ वेरी लवली, वो बहुत सुंदर है। लेकिन अगर हम क्वाइट कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सुंदरता मतलब उसके बाद कुछ नहीं है। यू आर वेरी हैंडसम, हैंडसम ये सही है, किंतु वेरी के अर्थ में क्वाइट का प्रयोग निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ हो सकता है। वेरी के अर्थ में हम क्वाइट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ करेंगे, जैसे क्वाइट डिलाइटेड मतलब वेरी डिलाइटेड, क्वाइट टायर्ड मतलब वेरी टायर्ड, क्वाइट फिनिश्ड मतलब कम्प्लीटली फिनिश्ड। फिर निम्नलिखित पॉजिटिव डिग्री के साथ भी क्वाइट का प्रयोग होता है, जैसे क्वाइट चिली, चिल्ली मतलब बहुत
क्वाइट चिली का कहने का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा तीखा। क्वाइट कूल मतलब बहुत ज़्यादा कूल। क्वाइट वार्म, क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट एलोन, क्वाइट वेल, इस सब का मतलब होता है ना, क्वाइट तथा ऑल का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है कि क्वाइट और ऑल का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। जैसे ही इज़ क्वाइट ऑल राइट कहना गलत होगा। ही इज़ क्वाइट राइट कहने का मतलब बिल्कुल सही है। ही इज़ वेरी राइट नहीं, ही इज़ क्वाइट राइट, इसके बदले ही इज़ क्वाइट राइट होता है। ही इज़ ऑल राइट कहना पड़ेगा। या तो क्वाइट राइट कहिए या ऑल राइट कहिए। क्वाइट की विशेषता बताने का काम कोई दूसरा एडवर्ब नहीं कर सकता है। ही इज़ अब्सोल्युटली क्वाइट राइट कहना बिल्कुल गलत है। क्वाइट का मतलब तो पूरा है ही, उसे और कितना पूरा किया जाए, तो ये एब्सोल्युटली गलत होगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट या ही इज़ क्वाइट राइट। फेयरी तथा रैदर के बीच में हम अंतर देखते हैं। तो फेयरी और रैदर के बीच में फेयरी का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से अच्छा और रैदर का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से खराब। ए प्लस फेयरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है। ए प्लस फेयरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ए फेयरी गुड बुक, ए फेयरी गुड बुक। उसी प्रकार से ए प्लस रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है। जैसे ए रैदर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो रैदर का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंस में होगा, जबकि फेयरी का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होगा। रैदर ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है। जैसे रैदर और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। फेयरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। फेयरी वाइज, फेयरी गुड, एटीसु। किंतु रैदर का प्रयोग पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। जैसे लिखते हैं रैदर बैड, रैदर डिफ़िकल्ट, रैदर बॉर्ज, रैदर हॉटर। तो फेयरी का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ, जबकि रैदर का प्रयोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ होता है। फेयरी टू गुड, फेयरी टू गुड, गुड कहना गलत होगा, लेकिन रैदर टू गुड कह सकते हैं। ये टू भी निगेटिव है और ये रैदर भी निगेटिव का सेंस देगा। फेयरी के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे फेयरी वाइज, फेयरी ब्यूटीफुल। रैदर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे रैदर विक्ड, रैदर डिफ़िकल्ट, रैदर ट्रबलसम, रैदर डल। किंतु रैदर एज्यूमिंग, रैदर गुड, रैदर क्लेवर, रैदर प्रिटी, रैदर ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है। मतलब ये एक्सेप्शन में है। ये रैदर अमेजिंग, रैदर गुड, रैदर क्लेवर, रैदर प्रिटी, रैदर ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है। अब हम आते हैं इनफ से रिलेटेड देखते हैं नियम। तो इनफ का प्रयोग जब एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है, तो इसका प्रयोग हमेशा ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसका विशेषता बताने के लिए यूज आता है। मतलब जब ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाए, तब क्या करते हैं, उस शब्द मतलब उस शब्द के बाद में उसको डालेंगे। जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, वो पर्याप्त इनफ है टू यू अंडरस्टैंड इज, इसको समझने के लिए, मतलब वो पर्याप्त तेज है इसको समझने के लिए, या वो इतना तेज है कि वो इसे आसानी से समझ सकता है। सी रन फास्ट इनफ टू विन द रेस, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब ये इनफ जो है ना, वो इनफ उससे क्या कर रहा है, इनफ मतलब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वालिटी के रूप में इनफ का प्रयोग हुआ है। ध्यान रहे कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले इनफ का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे ही इज़ इनफ लकी, गलत है। जब भी कभी अगर इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए अगर हमें करना, एडवर्ब के लिए अगर करना है, तो वो हमेशा उसके बाद आएगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ लकी इनफ सही होगा। अब हम देखते हैं आगे। इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीफुल इनफ, केयरफुल इनफ, टॉल इनफ। किंतु इससे पहले कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का प्रयोग करके हमें प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे ही इज़ ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ तो इनफ तो सही जगह पर लाया, लेकिन ये ग्रेटर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। क्यों ग्रेट होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव डिग्री का ही यहाँ पर प्रयोग चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। सी इज़ लकीएस्ट इनफ, बिल्कुल यहाँ पर लकीएस्ट क्या हो जाएगा, इनफ तो सही जगह पर, लेकिन लकीएस्ट गलत होगा, यहाँ पर लकी हो जाएगा। सी इज़ लकी इनफ टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ का प्रयोग होता है। अब देखते हैं हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है, इसको अब हम समझते हैं। हार्ड का अर्थ होता है कड़ा होता है, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। जैसे इट इज़ अ हार्ड जॉब, तो यहाँ नाउन है, तो नाउन से पहले ये हार्ड का प्रयोग हुआ है, मतलब ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब लिखते हैं कि ही वर्क्स हार्ड, तो हार्ड यहाँ पर एडवर्ब है। यहाँ पर वर्क्स क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब, और इससे पहले इसके बाद
वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हार्ड, तो हार्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब के रूप में प्रयोग होगा। किंतु हार्डली का अर्थ होता है करीब करीब, न के बराबर, और यह सिर्फ एडवर्ब के रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे सी हार्डली कम्स टू मी, सी हार्डली कम्स टू मी, मतलब वो एडवर्ब है और एडवर्ब एडवर्ब के रूप में ही वो प्रयोग होता है हार्डली। लेट और लेटली का अंतर देखते हैं, तो लेट का अर्थ होता है देर, आफ्टर द राइट और फिक्स्ड और यूजुअल टाइम, मतलब जो समय कहा गया उस समय से देर देर से आना, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लेट का। जबकि लेटली का मतलब होता है हाल ही में। जैसे अब आगे हम देखते हैं इसका, यू आर लेट, तुम देर हो गए, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है लेट। इन द लेट समर, समर नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव के रूप में लेट का प्रयोग हुआ। ही केम लेट लास्ट नाइट, तो यहाँ पर लास्ट नाइट से ये लेट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। केम यहाँ पर क्या है, केम यहाँ पर वर्ब है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है लेट। किंतु लेटली एक एडवर्ब है और जिसका अर्थ होता है हाल ही में। लेटली का अर्थ क्या होता है, हाल ही में होता है। जैसे ही हैज़ कम लेटली, क्या वह हाल ही में आया है। डिड ही केम लेट, डिड ही केम लेट। यहाँ पर कुछ वर्ब के बारे में हमें बहुत प्रॉब्लम दिया, इन प्रॉब्लम को हम देखते हैं। जैसे ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेटली, गलत हो जाएगा, ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट, सही होगा, क्योंकि देर से आने के कारण फाइन किया गया है। इसलिए लेटली का मतलब हाल ही में होता है और लेट का मतलब होता है मतलब लेट से आना। एगो का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है, अतः किसी भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ यदि एगो का प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ है कि वो पास्ट टेंस में इसका प्रयोग करना है। जैसे ही केम अ बिग एगो, एगो लगा हुआ है तो भाई इसको पास्ट में सिंपल पास्ट में ले जाओ। आगे देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के साथ एगो का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। मतलब ये हमें याद रखना है कि एगो का प्रयोग जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा। जैसे ही हैज़ कम अ मंथ एगो, अ मंथ एगो, जब भी एगो लगा है तो ये क्या चला जाएगा, ये सिंपल पास्ट में जाएगा, तो ही केम अ मंथ एगो हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली। एट प्रेजेंट का अर्थ होता है अब, इस समय, और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जैसे एट प्रेजेंट ही इज़ इन द रूम, एट प्रेजेंट वी वॉन्ट नीड एनी मोर। किंतु प्रेजेंटली शॉर्टली का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल कम प्रेजेंटली, दे विल गो शॉर्टली। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रेजेंटली है और शॉर्टली है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। जबकि एट प्रेजेंट का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, एट प्रेजेंट का प्रयोग। लेकिन इन सब का अर्थ होता है अब, इस समय ही होता है। जैसे ही विल कम प्रेजेंटली, वो अब आएगा। ही विल गो शॉर्टली, वो थोड़ी ही देर में या कुछ ही क्षण में वो जाएगा। अर्ली और सून का अर्थ देखते हैं, तो अर्ली का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में होता है और इसका अर्थ होता है किसी चीज़ के शुरुआत के तुरंत बाद। अर्ली का मतलब क्या था, किसी चीज़ के शुरुआत के तुरंत बाद। जैसे ही केम इन द अर्ली स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग शुरू हुआ उसके जस्ट बाद हुआ ही, तो अर्ली यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। रोजेज ब्लॉसम्ड अर्ली दिस स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के जस्ट शुरुआत में, तो अर्ली का हो गया। अर्ली का प्रयोग नियत समय से पहले के अर्थ में भी किया जाता है, जो नियत समय है उससे पहले के अर्थ में भी कहते हैं। जैसे ही अराइव्स अर्ली इन द मीटिंग, वह सभा में समय से पहले आया। किंतु सून का प्रयोग एक खास बिंदु के तुरंत बाद के लिए दिखाया जाता है। कोई ना कोई एक बिंदु दिया गया है, मतलब कोई ना कोई एक स्थान है, स्थान कहने का मतलब कोई ना कोई एक खास बिंदु है, उसके बाद कोई एक समय बिंदु दिया गया उसके बाद यूज करते हैं। जैसे ही केम टू सी मी सून आफ्टर ही अराइव्ड, तो जैसे ही वो आया उसके बाद वो हमसे मिलने आया। मतलब ये आने वाला जो काम है ना, ये एक क्या हुआ, एक समय बिंदु हुआ, तब इसके लिए हम सून का प्रयोग करेंगे। द जज पास्ड द बिल एंड द प्यून सून अपीयर्ड, तो ये क्या हुआ, पहले वो बिल को पास किया, ये बिल को वो क्या किया, रैंक किया, प्रेस किया, तब जाकर क्या हुआ, ये उसका जो प्यून था वो आया। जस्ट और जस्ट नाउन का क्या मतलब होता है,
जस्ट का प्रयोग अ मोमेंट एगो, एक क्षण पहले के अर्थ में करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो जस्ट का प्रयोग ए मोमेंट एगो, एक क्षण पहले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ जस्ट गोन आउट, वो अभी भी बाहर गया है। आई हैव जस्ट हैड डिनर, मैंने अभी डिनर किया है। जस्ट नाउ का प्रयोग होता है एट दिस मोमेंट, इस क्षण के अर्थ में होता है। जैसे आई एम बिजी जस्ट नाउ, तो जस्ट का प्रयोग जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, लेकिन जस्ट नाउ का प्रयोग किसी में भी हो सकता है। जस्ट नाउ का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरली होता है, जिसका मतलब होता है एट दिस मोमेंट, मतलब इस क्षण। जस्ट नाउ का प्रयोग अ शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले, या ए मोमेंट एगो, कुछ क्षण पहले के अर्थ में होता है। ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दे लेफ्ट होम जस्ट नाउ, वे अभी अभी घर के लिए निकले हैं। जस्ट तथा जस्ट नाउ के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना है। वेन जस्ट मीन्स अ मोमेंट एगो, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉर्मली यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। आई हैव जस्ट हैड अ फोन कॉल फॉर सारा। अच्छा, ये तो देना है। अब हम आते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स को देखते हैं। वाक्य में एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, वाक्य में एडवर्ब का स्थान कहाँ होना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिया जाता है। जैसे ही केम ऑलवेज लेट लास्ट मंथ, ही केम ऑलवेज लेट लास्ट मंथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलवेज का यहाँ पर प्रयोग गलत हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज केम लेट लास्ट मंथ हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज, सेल्डम, नेवर आदि का प्रयोग मुख्य वर्ब के पहले होता है। ये याद रखना है कि ऑलवेज, सेल्डम और नेवर का प्रयोग जो होता है ना, मुख्य वर्ब के पहले होता है। ऑलवेज, सेल्डम और नेवर का प्रयोग मुख्य वर्ब के जस्ट पहले किया जाता है। प्रीपोजिशन ऑफ एडवर्ब्स के अंतर्गत कुछ आवश्यक तथ्य देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज होते हैं। जैसे ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ना कि फ्लुएंटली स्पीक्स, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे ही रॉट इट केयरफुली। सामान्य हालत में एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के पहले नहीं रखा जाता है, किंतु ऑब्जेक्ट के बाद यदि हु, बीच, डैट क्लोज हो तो किसी और ढंग के ऑब्जेक्ट को विस्तारित कर दिया गया हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले भी हो सकता है। जैसे ही रिवार्डेड लिबरली ऑल दोज हु हैड वर्कड फॉर हिम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम आदि का प्रयोग भी सामान्यतः वाक्य के अंत में किया जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो या टाइम हो, जैसे ही वेंट देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सी केम एस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम है। किसी एक वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम अगर एक साथ दिया गया हो, अगर एक ही वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया हो, तो वहाँ पर कैसे यूज करेंगे, तो वहाँ पर पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। जैसे तो पहले मैनर, तब प्लेस, तब टाइम। जैसे सी सैंग वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट, सी सैंग वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट। तो यहाँ पर वेल जो है वो मैनर को दिखा रहा है, इन द टाउन हॉल ये प्लेस को दिखा रहा है, और लास्ट नाइट टाइम को दिखा रहा है। तो पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर उसके बाद टाइम आएगा। अब हम आगे देखते हैं। एडवर्ब के इस ऑर्डर में परिवर्तन करके भी प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे सी सैंग इन द टाउन हॉल बेल लास्ट नाइट, गलत हो जाएगा। सी सैंग वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट, क्या हो जाएगा, सी सैंग वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट। कम, गो, अराइव आदि वर्ब ऑफ मोमेंट है, वर्ब ऑफ मूवमेंट है, और इनके साथ पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, डेस्टिनेशन, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। मतलब गो, कम, ये याद रखना है कि गो, कम और अराइव आदि वर्ब ऑफ मोमेंट है और मूवमेंट है, तो इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आता है, तब उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर जाता है। मतलब गो, कम, गो, अराइव प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। द स्टूडेंट वेंट होम क्विकली, द स्टूडेंट वेंट होम क्विकली। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी का प्रयोग सामान्यतः उस शब्द के पहले होता है जिसकी विशेषता ये बताता है। मतलब एडवर्ब ऑफ क्वालिटी का प्रयोग जो होता है ना, उस शब्द के पहले होगा जिसकी ये विशेषता बताता है। जैसे टू बैड, वेरी डिफ़िकल्ट, क्वाइट राइट। एक्सेप्शन इनफ होता है। इनफ क्या होता है, बाद में प्रयोग होता है। ध्यान दें कि पॉजिटिव डिग्री के
एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इनफ का प्रयोग होता है। काइंड इनफ हो गया, क्लेवर इनफ हो गया, बोल्ड इनफ हो गया, इंटेलिजेंट इनफ, लकी लकी इनफ, फैथफुल इनफ, ये सब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं, इन्फिनेटिव को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे स्पिल्ट इन्फिनेटिव का दोष आता है। जैसे कि हम इन्फिनेटिव को तोड़ नहीं सकते, जैसे ये ही आस्क्ड मी टू केयरफुल टू डू इट, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ही आस्क्ड मी टू डू इट केयरफुली हो जाएगा इसका सही, ही आस्क्ड मी टू डू इट केयरफुली। आधुनिक अंग्रेजी में खासकर बोलचाल में इन्फिनेटिव को तोड़कर एक एडवर्ब का प्रयोग सही माना जाता है, किंतु विद्यार्थीगण मतलब ये स्पिल्ट इन्फिनेटिव करना ही नहीं है। अगर ये बोलचाल की भाषा में इसका यूज होता है तो ऐसा हमें नहीं करना है, चूँकि ये कम्पिटिटिव के सेंस में स्पिल्ट इन्फिनेटिव ना एक एरर ही माना जाएगा। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन आदि का प्रयोग टू बी के बाद किंतु मुख्य वर्ब के पहले होता है। मतलब ये जो हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर है ना, ये हमेशा जो होता है ना मेन वर्ब के पहले ही यूज किया जाता है ये। जैसे यू आर ऑलवेज राइट, ही नेवर लिसन टू द रेडियो। ध्यान देना है कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु प्रॉब्लम प्रीपोजिशन के साथ दिया जाता है। जैसे ही लिसन टू मी विथ केयरफुली, ही लिसन टू मी विथ केयरफुली, ये विथ का प्रयोग यहाँ गलत हो जाएगा। ही लिसन टू मी केयरफुली हो जाएगा इसका सही। अब हम आते हैं इन्वर्जन को देखते हैं। इन्वर्जन क्या होता है कि वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखकर प्रयोग करना इन्वर्जन कहलाता है। वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तब उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, हार्डली हैड ही गोन आउट व्हेन हिज फादर अराइव्ड। यहाँ पर हार्डली के लिए हैड को क्या किया हमने बाहर रख दिया, मतलब सब्जेक्ट से पहले रख दिया, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है बल्कि ये इन्वर्जन वाला सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या है, सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है। इस वाक्य में हैड एक सहायक क्रिया है जो सब्जेक्ट ही से पहले आया हुआ है। अब हम इसके कुछ नियम से देखते चलेंगे। क्वेश्चन में ज़्यादा अन्य बहुतों हालात हैं जिसमें इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्जन पर आधारित प्रॉब्लम को पहले देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट। यहाँ पर देखिए, नो सूनर द प्लेन लैंडेड, यहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग हमें करना है। तो इन्वर्जन का प्रयोग हमारे कैसे होगा, नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड हो जाएगा। नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। इन्वर्जन के मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रयोग होते हैं। एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन में एक्जुलरीज वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है और मुख्य वर्ब का सब्जेक्ट के बाद होता है। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है कि एक्जुलरी वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है और मुख्य वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे हार्डली डज ही कम टू मी, हार्डली इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, डज आ गया, सब्जेक्ट ही है, ही से पहले डज आ गया, मतलब ये जो एक्जुलरी वर्ब वो पहले आया, जबकि कम मेन वर्ब है वो बाद में आया है। कंप्लीट इन्वर्जन में मुख्य वर्ब या एक्जुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। मतलब इसमें मुख्य वर्ब या एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों का प्रयोग इसमें पहले होता है। जैसे हेयर कम्स जॉन, तो यहाँ पर जॉन, ये कम्स जो है मेन वर्ब है, ये क्या है शुरू में ही आ गया है, सब्जेक्ट से पहले ही आ गया है। जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ गर्ल क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पर मेन वर्ब है और ये एक्जुलरी वर्ब है, उससे पहले आ गया है। अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ इन्वर्जन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसे ध्यान से देखते जाना है। जैसे सेल्डम है, नेवर है, हार्डली है, रेयरली है, स्कार्सली है, अगर से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर कोई वाक्य का शुरुआत सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली से हो रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर हम इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। जैसे सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, सेल्डम आई हैव सीन कहना गलत हो जाएगा, सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। हार्डली डज ही गो टू कॉलेज। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब से बताया गया है कि हार्डली, सेल्डम आदि का प्रयोग टू बी के बाद तथा
मुख्य वर्ब के पहले होता है, जैसे ही इज़ नेवर रॉन्ग, सी नेवर कम्स हेयर। किंतु जब ये शुरू में यूज होंगे ना, तो इसके साथ क्या होगा, एक्जुलेज वर्ब पहले आएगा, जैसे नेवर डज सी कम हेयर। नो सूनर से शुरू होने वाले वाक्य में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है, जैसे नो सूनर हैड सी सीन द डेथ बॉडी ऑफ हर हस्बैंड देन सी बर्स्ट इनटू टेयर्स। नो सूनर डिड सी द डेथ बॉडी ऑफ हर हस्बैंड देन सी बर्स्ट इनटू टीयर्स। वनली के साथ यदि कोई एडवर्ब हो या एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो तो इससे वाक्य शुरू हो तो इस वाक्य में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। मतलब वनली के बाद यदि कोई एडवर्ब हो या फिर एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो तो वहाँ भी इन्वर्जन का यूज करते हैं, जैसे वनली बाय वर्किंग हार्ड। वनली बाय वर्किंग हार्ड ये क्या है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक्जुलेज वर्ब मतलब इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। तो वनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस। किंतु इस पर आधारित प्रॉब्लम देखते हैं हम यहाँ, वनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही सेव्ड हर लाइफ। यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पहले वर्ब को हमें लाना होगा। तो वनली बाय टेकिंग अ रिस्क यहाँ पर होगा डिड ही सेव हर लाइफ। अब हम आगे देखते हैं, इसी प्रकार वनली एस्टरडे, वनली द डे बिफोर एस्टरडे, वनली लास्ट मंथ, वनली आफ्टर अ ईयर, वनली इन अ फ्यू कंट्रीज, वनली इन दिस वे, वनली देन आदि से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, जैसे वनली एस्टरडे डिड ही डाई, वनली एस्टरडे डिड ही डाई। नो से बने मतलब नो का मतलब इधर भी डॉट डॉट और इधर भी डॉट डॉट अगर है ना, बीच में नो है, से बने एक्सप्रेशन का प्रयोग वाक्य के शुरू में एम्फेसाइज के लिए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है, जैसे एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन। तो ये ऐसे रहे तो इसके साथ हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल आई डू इट, एट नो टाइम वॉज द PM अवेयर ऑफ वाट वाज हैपनिंग। स्थान सूचन करने वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशन के शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है, जैसे ऑन अ हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, अलोन द नॉर्दर्न साउदर्न फ्रंटियर। इसी प्रकार 10 माइल्स बियॉन्ड द स्कूल, इसी प्रकार से 10 माइल्स बियॉन्ड द स्कूल, अंडर द ट्री, ऑन द बेड, नो वेयर एल्स, इन सब के साथ भी प्रयोग करते हैं। अगर इनके बाद कॉम वॉक, लाई, स्टैंड, गो आदि वर्ब का प्रयोग हो तो पूरा वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ऐसी स्थिति में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होगा, जैसे राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको देखना है। ये जब रहे ऑन द हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, अलोन द नॉर्दर्न साउदर्न फ्रंटियर। इसी प्रकार 10 माइल्स बियॉन्ड द स्कूल, अंडर अ ट्री, ऑन द बेड, नो वेयर एल्स। अगर ये है ना तो इसके साथ पूरा का पूरा वो मेन वर्ब नहीं बाहर आता है, जैसे राउंड द कॉर्नर बेंट जॉन, यहाँ पर हम इसे एक्चुअली वर्ब के रूप में बाहर नहीं निकालेंगे। राउंड द कॉर्नर वेंट द जॉन, राउंड द कॉर्नर डिड जॉन गो, गलत हो जाएगा। अंडर अ ट्री वॉज लाइंग अ टायर्ड ओल्ड मैन। अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन डिजायर बताने वाले वाक्यों के प्रारंभ में यदि इफ़ का प्रयोग नहीं हो तो उस वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग होता है, जैसे इफ़ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई। ये अगर इस तरह का सेंटेंस है, लेकिन अगर यहाँ पर हम इफ़ का प्रयोग नहीं होता है तो वर पहले आ जाएगा, वर आई अ वर्ड आई वुड फ्लाई, वर आई अ वर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहाँ पर वर आई वर्ड आई वुड फ्लाई। इसी तरह से यहाँ पर है इफ़ आई हैड डन वेल आई वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। अगर इफ़ को हम हटा दें तो सीधे क्या हो जाएगा, हैड आई डन वेल आई वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। हेयर देयर अवे, आउट, अप, इंडोर, आउटडोर आदि से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन लागू होता है और मेन वर्ब या एक्जुलरीज प्लस मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, जैसे अवे वेंट सीता, देयर गोज मैरी। किंतु यदि दिए गए शब्दों के बाद सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन हो तो वर्ब उस सब्जेक्ट के बाद आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रोनाउन है तो जो मेन वर्ब होगा ना वो बाद में आएगा, लेकिन अगर प्रोनाउन ना होकर नाउन है तो मेन वर्ब पहले आएगा। जैसे ऊपर में हमने देखा कि ये
देयर गोज मैरी, मैरी क्या है, मैरी यहाँ पर नाउन है, तो नाउन है तो उससे वर्ब क्या हुआ, उससे पहले आया। लेकिन अब जब यहाँ पर क्या है, अगर अगर वो प्रोनाउन आ जाए तो क्या होगा, प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब बाद में आएगा। जैसे देयर सी गोज, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे सो रडली डिड सी बिहेव डैट डैट एवरीबॉडी वाज ऑफेंडेड, सो रडली डिड सी बिहेव डैट डैट एवरीबॉडी वाज ऑफेंडेड, सो वेल डिड ही सिंग दैट एवरी वन स्टार्टेड लाइकिंग हिम। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब सो से स्टार्ट होने वाला हो ना, तो वहाँ पर भी हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, टू सच, जैसे टू सच एन एक्सटेंट, टू सच लेंथ, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ डिग्री आदि से शुरू होने वाले वाक्य में भी इन्वर्जन का प्रयोग किया था। जैसे टू सच एन एक्सटेंट हैज़ ही एनालाइज्ड। फिर उसके बाद देखते हैं इनके प्रयोग पर आधारित प्रॉब्लम को हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे टू सच अ डिग्री ही मेड अ नॉइज दैट पीपल रिब्यूक्ड हिम। तो यहाँ पर ही मेड जो है ना, मेड अ नॉइज यहाँ पर ही रह रही, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डिड का प्रयोग करना होगा, डिड ही मेड अ नॉइज होगा। फिर आगे देखते हैं, नॉट ओनली तथा बट एल्सो से यदि दो वर्ब को जोड़ा जाए तो नॉट ओनली से यदि वाक्य शुरू हो तो नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य अगर नॉट ओनली बट एल्सो से शुरू हो ना, तो नॉट ओनली के साथ हम शुरुआत करेंगे और इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। जैसे नॉट ओनली डिड सी रीड बट सी एल्सो रॉट, नॉट ओनली डिड सी रीड बट एल्सो रॉट। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हो तो उसका सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे लेट अस गो टू द पिक्चर्स सेड मोहन, लेट अस गो टू द पिक्चर्स सेड मोहन। हाँ, अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के बाद यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब हो, मतलब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है ना, रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है, तो वो क्या होता है, वो इन्वर्जन का प्रयोग होता है वहाँ पर। यहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच पहले और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है, तो हम वहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि कोई प्रोनाउन हो तो इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, यहाँ भी वो सेम नियम लागू होता है कि अगर प्रोनाउन है तो वर्ब जो होगा वो बाद, मेन वर्ब जो होगा बाद में आएगा। अगर अगर प्रोनाउन अगर वहाँ पर नाउन है तो मेन वर्ब पहले आएगा। नाउन है तो क्या होगा, इन्वर्जन लगेगा, नाउन नहीं है तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। जैसे प्लीज़ हेल्प मी सी सेड, अगर यहाँ पर रहता ना प्लीज़ हेल्प मी सेड राम होता, अगर ही की जगह पर राम होता तो राम यहाँ पर लिखा जाता, मतलब प्लीज़ हेल्प मी सेड राम हो जाता। और अगर अगर यहाँ पर कोई ये अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन क्या होगा, पहले आएगा उसके बाद वर्ब आ जाएगा। आई विल डू नथिंग हेयर यू सेड। कन्वेंशनल इंग्लिश में नाइदर नॉर तथा सो के साथ छोटे छोटे वाक्यों को शुरू किया जाता है, खासकर यह बताने के लिए कि जिस परिस्थिति का जिक्र पहले किया गया है दूसरी परिस्थिति भी उसी प्रकार से है। नाइदर नॉर सो आदि से शुरू होने वाले ऐसे वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे ही बेंट देयर सो डिड आई। अब देखते हैं यहाँ पर, ही डिड नॉट गो देयर नाइदर डिड आई, ही डिड नॉट गो देयर नॉर डिड आई। ऐसे वाक्य में क्या होता है, नाइदर डिड आई का मतलब नॉर डिड आई डिड नॉट गो आइदर, मैं भी नहीं गया, ये इसका अर्थ होता है।